हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं इमोर्टल स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का 6 चैप्टर भू आकृतिक परिक्रियाएं, जिसे हम इंग्लिश में जियोमॉर्फिक प्रोसेस भी बोलते हैं। तो चलिए फिर इस चैप्टर की शुरुआत हम इस प्रश्न से करते हैं कि हमारे धरातल असमतल क्यों है। इसका सबसे सरल आंसर है बहिर्जनिक बल, जिसे इंग्लिश में हम एक्सोजेनिक फोर्स भी बोलते हैं। दूसरा फोर्स है अंतर्जनित बल, जिसको हम इंग्लिश में एंडोजेनिक फोर्स भी बोलते हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले हम समझते हैं बहिर्जनिक बल यानी कि एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में। देखिए, इस तरह की फोर्स लैंड सरफेस के ऊपर क्रिएट होती है, जैसे कि अपक्षय, जिसको हम इंग्लिश में वेदरिंग बोलते हैं। दूसरा है अपर्दन, जिसको हम इंग्लिश में इरोजन बोलते हैं। और तीसरा है मास वेस्टिंग। और इस तरह के फोर्स में जो दूसरा जो एग्जाम्पल आप उसे निक्षेपण के रूप में भी देख सकते हैं। यह एक्सोजेनिक फोर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिए फिर एक एक करके इन सबको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं अपक्षय यानी कि वेदरिंग को। देखिए, जब लैंड सरफेस के ऊपर जितने भी आपको चट्टानें देखने को मिलती है, उन सब में टूटने या फिर उनके घुलने की प्रक्रिया को हम अपक्षय यानी कि वेदरिंग बोलते हैं। चलिए अब हम समझते हैं मास वेस्टिंग के बारे में। देखिए, आपने पहाड़ों को गिरते हुए देखा होगा यानी कि लैंडस्लाइड होते हुए देखा होगा। इसी को ही हम मास वेस्टिंग बोलते हैं। चलिए अब हम समझते हैं इरोजन यानी कि अपर्दन को। इरोजन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बाढ़। देखिए, बाढ़ का पानी काफ़ी बड़े लेवल पर पदार्थों को उठाकर दूसरी जगह पे ला करके छोड़ देता है। जहाँ पर ये पदार्थ इकट्ठे होते हैं उस जगह को हम क्या बोलते हैं, निक्षेपण बोलते हैं। तो कुल मिलाकर इरोजन के अंदर पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, चाहे वो पानी से हो या फिर वो वायु के द्वारा हो। तो कुल मिलाकर इन तरह के सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोजेनिक प्रोसेस यानी कि बहिर्जनिक प्रक्रियाएं बोलते हैं। और इन्हीं प्रक्रियाओं से ही अर्थ क्रस्ट का निर्माण होता है। चलिए अब हम जानते हैं अंतर्जनित बल के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में एंडोजेनिक फोर्स भी बोलते हैं। देखिए, इस तरह का बल अर्थ क्रस्ट के ऊपर नहीं क्रिएट होता, बल्कि इस तरह का बल अर्थ क्रस्ट के नीचे ही क्रिएट होता है। अंतर्जनित बल को आप कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी। प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से ही अर्थक्वेक क्रिएट होते हैं। और अर्थ सरफेस पर जितने भी आपको माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, ये सारे के सारे माउंटेन्स इन्हीं प्रक्रियाओं की वजह से बनते हैं, यानी कि एंडोजेनिक प्रोसेस की वजह से ही पहाड़ों का निर्माण देखने को हमें मिलता है। तो देखिए, एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक इन दोनों बलों की वजह से ही हमारे अर्थ क्रस्ट का निर्माण हुआ। और हमारे ये जो धरातल जो असमतल है, इसका कारण ये दो बल ही हैं, क्योंकि पूरे की पूरे अर्थ पर ये दोनों फोर्स एक समान रूप से कार्य नहीं करती। कहीं पर इनके प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलते हैं तो कहीं पर कम देखने को मिलते हैं। चलिए फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भू आकृतिक प्रक्रियाएं, जिसे हम इंग्लिश में जियोमॉर्फिक प्रोसेस भी बोलते हैं। देखिए, आपको लैंड सरफेस पर जितनी भी आकृतियां देखने को मिलती हैं, वो सारी आकृतियां एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स और उनमें आए केमिकल चेंजेस की वजह से वो आकृतियां बनती हैं, जैसे कि पहाड़, घाटियां, मैदान। इस तरह की पूरी प्रक्रिया को भू आकृतिक प्रक्रिया यानी कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहा जाता है। चलिए एंडोजेनिक फोर्स के कुछ एग्जाम्पल को जान लेते हैं। पटल विरूपण, जिसे हम इंग्लिश में डायस्ट्रोफिज्म भी बोलते हैं। दूसरा है वोल्केनिक एक्टिविटी। ये दो एंडोजेनिक फोर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। और वही वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन, ये एक्सोजेनिक फोर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। चलिए अब हम यहाँ पर बहिर्जनिक बल यानी कि एक्सोजेनिक फोर्स को डीपली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बहिर्जनिक बल है क्या। अर्थ सरफेस के ऊपर वह फैक्टर यानी कि वह कारक जो भू आकृति को बदलने की क्षमता रखते हों, उन्हें हम बहिर्जनिक बल बोलते हैं। जैसे कि जल, हिम और वायु। जैसे कि जल, जल द्वारा जब भारी मात्रा में पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो उस जगह की फिजियोग्राफी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। और वही वायु भी एक तरह का फैक्टर है, लेकिन वायु से किसी जगह की फिजियोग्राफी को चेंज होने में बहुत समय लग जाता है। यहाँ पर बहुत समय का मतलब 10 साल या 15 साल नहीं है, हो सकता है कि हजारों साल भी लग सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं एंडोजेनिक प्रोसेस के बारे में, जिसे हम हिंदी में अंतर्जनित प्रक्रिया बोलते हैं। देखिए, अर्थ क्रस्ट के नीचे जितनी भी एक्टिविटी होती है, उससे बहुत सारी मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है, यानी कि एनर्जी रिलीज होती है। और उस एनर्जी की वजह से वहाँ के लैंडफॉर्म में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम अंतर्जनित प्रक्रिया यानी कि एंडोजेनिक प्रोसेस बोलते हैं। आप एंडोजेनिक प्रोसेस को कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं।
जैसे कि रेडियोधर्मी प्रक्रियाएं या फिर घर्षण या फिर ज्वारीय घर्षण। देखिए, भूतापीय प्रवणता और भू प्रॉपर्टी की मोटाई में हमें अंतर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अंतर्जनित बलों के कार्य समान नहीं होते, यानी कि विवर्तनिकी घटनाओं के कारण भू प्रॉपर्टी की सतह असमतल देखने को मिलती है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है पटल विरूपण, जिसे हम इंग्लिश में डायस्ट्रोफिज्म भी बोलते हैं। देखिए, पटल विरूपण यानी कि डायस्ट्रोफिज्म के अंदर अर्थ क्रस्ट की मूवमेंट से लेकर अर्थ क्रस्ट के निर्माण की अवस्थाओं तक को शामिल किया जाता है। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि पटल विरूपण में हम किन किन को शामिल करते हैं। पहला है तीक्ष्ण वलयन यानी कि ओरोजेनिक प्रोसेस। इसके अंदर फोल्डिंग की वजह से पर्वतों का निर्माण होता है। दूसरा है इपेरोजेनिक प्रोसेस। इसके अंदर अर्थ क्रस्ट का भाग ऊपर की ओर उठता है और इसमें मुड़ने की स्थिति देखने को मिलती है, और इन्हीं प्रक्रियाओं की वजह से हमारे महाद्वीप बने। तीसरा है अर्थक्वेक। चौथा है जब प्रॉपर्टी प्लेट यानी कि क्रिस्टल प्लेट जब हॉरिजॉन्टली मूव करती है तो इसमें हमें प्लेट टेक्टोनिक की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है। यानी कि कुल मिलाकर निष्कर्ष यह निकलता है कि प्लेट टेक्टोनिक की एक्टिविटी के कारण ही अर्थ क्रस्ट में हमें फोल्डिंग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमें आज के माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। तो देखिए, जब कॉन्टिनेंट्स बनते हैं तो उनमें सिंपल से डिफॉर्मेशन देखे जाते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि ओरोगेनी प्रोसेस में पर्वतों का निर्माण होता है और वही एपिरोजेनी प्रोसेस के अंदर कॉन्टिनेंट्स का निर्माण होता है। तो यानी कि ओरोगेनी, एपिरोजेनी, अर्थक्वेक और प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी से अर्थ क्रस्ट में फॉल्टिंग यानी कि भ्रंश, फ्रैक्चरिंग यानी कि टूटने की स्थिति देखने को मिलती है। इन सभी एक्टिविटी की वजह से ही प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से शेलों का कायांतरण शेलों में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि कोई भी रॉक मेटामॉर्फिज्म रॉक में कन्वर्ट वो हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है बहिर्जनिक प्रक्रियाएं, जिसको हम इंग्लिश में एक्सोजेनिक प्रोसेस बोलते हैं। देखिए, इस टॉपिक को आप जरा ध्यान से समझिए। इससे पहले आपने एंडोजेनिक प्रोसेस यानी कि अंतर्जनित बल के बारे में समझा, जिसके अंदर आपने पढ़ा कि यह इस तरह की जो बल है, इस तरह की जो प्रक्रिया है, यह अर्थ क्रस्ट के नीचे से बल उत्पन्न होता है, जैसे कि आपकी प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी हो या फिर और भी इस तरह की कोई एक्टिविटी। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट बहिर्जनिक बल अर्थ क्रस्ट के ऊपर क्रिएट होता है, जैसे कि आप कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि बाढ़। बाढ़ के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वह किसी भी जगह की स्थला करती, यानी कि किसी भी जगह की फिजियोग्राफी को बड़ी आसानी से चेंज कर सकती है। दूसरा है मास वेस्टिंग। देखिए, मास वेस्टिंग के अंदर आपको पता है कि लैंडस्लाइड होती है, और जब भी लैंडस्लाइड होती है तो उस जगह की फिजियोग्राफी में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो आगे हम और भी एक्सोजेनिक प्रोसेस के एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि अभी आपने ग्रेविटी के बारे में पढ़ा, जिसके कारण लैंडस्लाइड होने को देखने को हमें मिलता है। ग्रेविटी के अलावा हमारे पास और भी कई सारे कारक हैं जिसकी वजह से एक्सोजेनिक प्रोसेस की एक्टिविटी होती है। वो कारक हैं, जैसे कि पहला है तापमान में परिवर्तन, दूसरा है क्रिस्टलन, पिघलना। तो इन सारी एक्टिविटी से पत्थरों के अंदर टूटने और जो पत्थर घुलने लायक है, जैसे कि चूना पत्थर, इनमें घुलने की प्रक्रिया के कारण यहाँ पर अपक्षय यानी कि वेदरिंग, अपर्दन यानी कि इरोजन और वृहद क्षरण, जिसे हम इंग्लिश में मास वेस्टिंग बोलते हैं, यह सारी प्रक्रिया देखने को मिलती है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे अर्थ सरफेस पर अलग अलग तरह के क्लाइमेटिक रीजन पाए जाते हैं। इन्हीं सारी विभिन्नताओं की वजह से हमारे ये जो एक्सोजेनिक प्रोसेस है वो सभी जगह सेम रूप से कार्य नहीं करते। कहीं पर इनका प्रभाव ज़्यादा होता है तो कहीं पर कम। तो हाँ, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि रेनफॉल और टेम्परेचर ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो इनडायरेक्टली रूप से एक्सोजेनिक प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। तो फिर हम यहाँ पर सभी एक्सोजेनिक प्रोसेस को हम एक वर्ड से समझ सकते हैं, वो है अनाच्छादन। इसको इंग्लिश में हम डेन्यूडेशन बोलते हैं। देखिए, डेन्यूडेशन का जो मतलब है, शाब्दिक अर्थ है, उसका मतलब होता है लेयर का हटना। आप इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि लैंडस्लाइड। देखिए, जब लैंडस्लाइड आता है तो पहाड़ का एक भाग टूट करके अलग हो जाता है, जिसकी वजह से हमें उसके अंदर की लेयर देखने को मिलती है। देखिए, किसी जगह की वनस्पति यानी कि वेजिटेशन वहाँ पर पड़ने वाले टेम्परेचर और रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करती है,
और ये टेम्परेचर और रेनफॉल दो ऐसे फैक्टर हैं जो इनडायरेक्टली बहिर्जनिक प्रक्रियाओं के ऊपर प्रभाव डालते हैं। जैसे कि जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगी और टेम्परेचर भी अनुकूल होगा तो वहाँ पर हमें वेजिटेशन काफ़ी भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगी। यानी कि उस जगह की जो वनस्पति होगी, जो वहाँ की वेजिटेशन होगी, वो काफ़ी डेंस होगी। और जैसे कि आप जानते हैं कि जहाँ पर जंगल ज़्यादा होते हैं वहाँ पर हमें लैंडस्लाइड या फिर बाढ़ कम ही देखने को मिलते हैं। और अगर किसी जगह पर क्लाइमेटिक कंडीशन अगर सेम हो तो बहिर्जनिक प्रक्रिया कहाँ पर ज़्यादा होगा या पर कहाँ पर कम होगा, तो ये इस चीज़ पर डिपेंड करेगी कि वहाँ पर पत्थरों के प्रकार और उनकी संरचना कैसी है। जैसे कि कुछ पत्थर कठोर होते हैं तो कुछ पत्थर सॉफ्ट होते हैं। तो फिर देखिए, जैसे कि हमारा चूना पत्थर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और काफ़ी आसानी से टूट जाता है और पानी के अंदर ये घुलनशील भी होता है। और वहीं इसके जस्ट विपरीत अगर हम ग्रेनाइट पत्थर की ओर देखें तो ग्रेनाइट पत्थर काफ़ी कठोर होता है, यानी कि हार्ड होता है, और ये घुलनशील तो बिल्कुल भी नहीं होता, यानी कि इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर निष्कर्ष निकल करके यह सामने आता है कि ऐसी जगह जहाँ पर सबसे ज़्यादा चूना पत्थर होगा, यानी कि वहाँ की स्थलाकृति, वहाँ की फिजियोग्राफी ज़्यादातर चूना पत्थर से बनी होगी, तो वहाँ पर बहिर्जनिक प्रक्रियाएं भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, जिसके कारण वहाँ की फिजियोग्राफी समय समय पर बहुत जल्दी चेंज होती रहेगी। और जस्ट इसके विपरीत अगर हम ऐसी स्थलाकृति की बात करें जिसके अंदर ग्रेनाइट पत्थर ज़्यादा है तो वहाँ पर बहिर्जनिक प्रक्रियाएं आसानी से नहीं होंगी, बल्कि वहाँ पर बहिर्जनिक प्रक्रियाओं को होने में थोड़ा सा समय लगेगा। चलिए फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपक्षय यानी कि वेदरिंग के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर की कोई भी सीरीज आपसे मिस ना हो जाए तो फिर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।